Hello dear students, how are you all? I Aprajita welcome you all in Chemistry Guruji Foundation classes. तो कैसे हो भाई 10th class students? अच्छे हैं? आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार पोएम लेकर आई हूँ फर्स्ट राइट बुक की थर्ड पोएम दैट इज A Tiger in the Zoo. It's very beautiful as its name is, same it is. ठीक है, जितना अच्छा इसका नेम है और इतना ही अच्छा इसका कंटेंट भी है, इसके स्टैंजाज हैं। और उससे पहले आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि हम पढ़ेंगे क्या इसके बारे में। What we will learn today about poet के बारे में जानेंगे। पोएट हमारे पास कौन है? Laszlo Norris. Laszlo Norris, his full name was George Leslie Norris. And he was born on 21st May 1921. He died in 6th April 2006. And he was a short story writer कि उन्होंने काफी स्टोरीज लिखी हैं, काफी अपनी काफी राइटिंग्स उनकी जो है नोटेबल रही, रिमार्केबल रही। नेक्स्ट ही वाज आल्सो नोन एज अ बेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम। बेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम मीन्स दैट he wrote many of the poems and which achieved remarkable position in the field of literature itself. Next, उनके जो notable works रहे, notable works का मतलब होता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको जो है एक अलग एक नेम फेम मिला। तो नोटेबल वर्क्स में अगर हम बात करें तो फाइंडिंग गोल्ड उनका एक बहुत अच्छा एक पोएम रहा। उसके बाद द लाउड विंडर, और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइगर इन द जू। ओके, अब टाइगर आ गया है तो इसका मतलब कि डरना नहीं है कि टाइगर ऐसा नाम क्या बताने वाले हैं। टाइगर इन द सेंस, यहाँ पर टाइगर कौन है? टाइगर एक यहाँ पर पोएम का कैरेक्टर है और वो जू में है। जू आप सब जानते हैं, जू आप गए भी होंगे और मैं भी बहुत बार गई हूँ जू। और हमेशा हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना जू में देखने को, वो किसका रहता है? टाइगर का, जो बेचारा अपने डेन में रहता है हमेशा और बहुत बुलाने पर भी नहीं आता है ना। तो उससे साफ साफ पता चलता है कि दैट द टाइगर इन द जू ही नेवर फील्स हैप्पी बिकॉज ही इज केस्ड, ही इज कन्फाइंड समवेयर। ठीक है, पोएम को डिटेल में बताने के लिए यू कैन वॉच इन द नेक्स्ट वीडियो, बट आज थोड़ा सा लेआउट लेकर आई हूँ आपके लिए कि टाइगर इन द जू में ऐसा है क्या। नेक्स्ट इज अबाउट पोएट हमारा हो गया। नेक्स्ट अबाउट टाइटल ऑफ द पोएम। टाइटल ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइगर की क्वालिटीज होती क्या है। अब टाइगर है तो टाइगर की क्वालिटीज क्या होती है? टाइगर एक स्ट्रांग होता है। हमेशा जब भी हम किसी का एग्जाम्पल देते हैं ना कि उसके जैसा बनो, आपको ऐसा बनना चाहिए, आपको वैसा बनना चाहिए, अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो इतना इस तरीके से बनो, या फिर कोई सक्सेस आपको अचीव करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो हम किसका एग्जाम्पल देते रहते हैं? ज्यादातर टाइगर का, है ना। या फिर हमारे सामने कोई ऑब्स्टैकल्स आती है, इफ यू फेस एनी ऑफ द ऑब्स्टैकल, इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ द हार्डशिप्स, तो which type of example the people usually give us? That you should be like a tiger, you should be like courageous like a tiger, you should be like brave. Okay, तो यहाँ पर क्या है? टाइगर की क्वालिटीज की अगर मैं बात करूँ तो टाइगर कौन है? स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट करेजियस क्या होता है? साहसी। पावरफुल, यस पावरफुल होता है। माइटी जिसको कहते हैं। ब्रेवरी होती है टाइगर के अंदर, सिंबलाइज करता है ब्रेवनेस उसको। आफ्टर दैट ही इज फायर्स क्या होता है? डरावना, लाइक वो डराता है, उससे सब डरते हैं। तभी तो कहते हैं ना टाइगर इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तभी उससे सब डरते हैं। एंड वियर स्ट्रैप्ड कोट, यस वियर स्ट्रैप्ड कोट। प्री विंटर्स आ रही है तो ऐसा तो नहीं है कि कोट पहने घूम रहा है टाइगर, उससे रिलेटेड नहीं है ये। वियर स्ट्रैप्ड कोट का मतलब होता है दैट ही यूजुअली हिज फर इज ऑफ विच कलर? ऑरेंज। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक स्ट्राइप्स। ठीक है, ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स जो होती हैं उसको कहते हैं वियर स्ट्राइप्ड कोट। क्लियर? अब हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे थे कि टाइगर इन द जू। मैंने को जू को भी यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए बताया कि टाइगर इन द जू है तो वो कैसा फील कर रहा है? ही इज वेरी सैड, ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड, ही इज नॉट फीलिंग हैप्पी, ही इज लाइक ग्लूमी। ओके, और यहाँ पर जू एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो कितना पावरलेस है, कितना हेल्पलेस है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में पोएम के अंदर पढ़ेंगे। और आगे हम अगर बात कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम आपको मिलेगा। पोएम के अंदर वर्ड्स विद मीनिंग्स मिलेंगे जैसे आपको यूजुअली मिलते आए हैं आज तक। आफ्टर दैट पोएटिक डिवाइसेस का हम बात करने वाले हैं। थीम, सेंट्रल आइडिया, मैसेज एंड एट द लास्ट एमसीक्यूज। और जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो लेटेस्ट सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं और उसके
यहाँ से जो कंटेंट आ रहा है उससे रिलेटेड है आपके एमसीक्यू सारे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या है एक जू और एक फॉरेस्ट के टाइगर में। यहाँ से आपको काफी कुछ कंटेंट जो है क्लियर होने वाला है कि मैम क्या बताएंगे। एक क्यूरियोसिटी, एक इंटरेस्ट डेवलप होने वाला है कि अरे जू और फॉरेस्ट में जो टाइगर रहते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखो, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द जू टाइगर इज ऑलवेज केज्ड, ही इज कन्फाइंड। एग्री? यस, एग्री, बिकॉज द टाइगर ऑफ द जू हु इज लिविंग इन अ जू, ही इज कन्फाइंड, his power is confined, he is behind bars and he is caged. Whereas if we discuss about the tiger of the forest, he lives in an open area without any boundaries, without any foundation. He is free to do anything, and the forest is his real habitat, natural habitat, I must say. Second point है freedom lost. केस में जब टाइगर रहता है, जब उसको जू में बंद कर दिया जाता है हम सब विजिटर्स के लिए, तो क्या होता है कि उसकी फ्रीडम लॉस्ट हो जाती है, उसकी फ्रीडम एक तरीके से खत्म हो जाती है। वो सिर्फ एक तरीके से शो पीस बन जाता है, जिसको हम सब जो है विजिटर्स क्या करते हैं, अपने एडवेंचर के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट की, तो इंडिपेंडेंट होता है टाइगर, सुप्रीम होता है। सुप्रीम का मतलब होता है ही हैज अ सुप्रीम पावर, है ना, वो अपने वहां पे सुप्रीमेसी दिखा सकता है। नेक्स्ट, ट्रैप्ड एनिमल। यस, ट्रैप का मतलब क्या होता है, लाइक ट्रैप्ड इन अ नेट, जैसे उसको ट्रैप कर लिया, उसको जाल में फंसा लिया गया हो, बंद कर लिया गया हो। जबकि फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट पे जो टाइगर होता है, ही इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एंड नेक्स्ट इज कांट हंट। जू में कभी भी वो हंट नहीं कर सकता, ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज फूड, इज इट? Whereas if I talk about the forest tiger is fierce and he can hunt fiercely. Fiercely मतलब कि वो अपने शिकार के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसकी ताक में रहता है, और कब एकदम से कोई प्रे उसको मिले और वो उस पे एकदम से अटैक करे। यही है, ये डिफरेंसेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। Tiger in the Zoo, first flight, third poem. Yes, now stay tuned with me और देखते जाइए पोएम के अंदर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। टाइगर इन द जू, जैसे कि इसका टाइटल ही बता रहा है कि भाई टाइगर इज द मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जू की बात है, मतलब जू के बारे में बता रहे हैं। तो अभी जो एक आपको बताया था मैंने कि पोएम जब स्टार्ट हो रही थी कि भाई जो यहाँ पर टाइगर है ना, टाइगर यहाँ पर दो तरीके के टाइगर्स का डिस्क्रिप्शन पोएट बताना चाहता है कि भाई एक टाइगर तो कहाँ है, जू में बंद है, एक टाइगर कहाँ पर है, नेचुरल हैबिटेट में है। तो जो नेचुरल हैबिटेट का टाइगर है वो कैसा है और जू का टाइगर कैसा है। तो जू का टाइगर पता ही है आपको, देखो यहाँ पर फेस भी बता रहा है, जो ओ बने हुए हैं, डबल ओ, वो कैसे है, बड़े रोते हुए से हैं, बड़े सैड है, बड़े अनहैप्पी हैं कि भाई हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। और एनिमल्स कभी भी केज्ड में या केज्ड होकर कभी भी खुश नहीं रहते। एनिमल्स को भी हमारे जैसे फ्रीडम है सरवाइव करने का, रहने का, जीने का, लेकिन हम अपने कुछ एडवेंचर्स के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आप कह सकते हो कि अपनी सेल्फिश नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वी जस्ट केज देम बिहाइंड द बार्स। दैट इज वेरी बैड, दैट इज वेरी बैड। और चलिए अब स्ट्रेटली मूव करते हैं कि पोएम की जो स्टैंजाज है वो क्या है। वर्ड मीनिंग्स आपके लिए लेकर आई हूँ, बिल्कुल आपको बहुत ही बढ़िया नोट्स मिलने वाले हैं। मैं प्राजक्ता आपके साथ हूँ, तो बिल्कुल भी दिक्कत मानने की बात नहीं है। एग्जाम्स हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। पोएम बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाली हूँ, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। और हाँ, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, तो यू कैन गेट अ PDF ऑफ द फुल फ्लेश नोट्स फ्रॉम देयर एंड यू कैन सर्च मी बाय माय नेम, बाय प्राजक्ता मैम। यू कैन सर्च एनी ऑफ द पोएम ऑफ योर क्लास। So why to worry? Let's start. So देखिए, स्टैंजा फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो स्टैंजा फर्स्ट में टाइगर इन द जू रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, व्हाट ही वांट्स टू से, he wants to say that which stanza is for the zoo tiger and which stanza is for the forest tiger। पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जू टाइगर के लिए कौन सा स्टैंजा है हमारा और फॉरेस्ट टाइगर के लिए कौन सा स्टैंजा है। यहाँ पर हमें अलग अलग स्टैंजाज में अलग अलग बात देखने को मिलेगी। भाई एक जू का जो टाइगर है वो कैसा है और जो फॉरेस्ट का टाइगर है वो कैसा है। तो आइए देखते हैं। He stalks in his vivid stripes। अब देखो ही कौन है यहाँ पर बच्चों, ही यहाँ पर कौन है, टाइगर है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अरे ही कहां से आ गया, ही कोई पर्सन है यहाँ पर, लेस्ली नॉरिस तो नहीं है, लेस्ली नॉरिस नहीं है, टाइगर इन द जू है। तो ही स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक्स इज देयर, स्टॉक्स का मतलब होता है फॉलो।
इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड क्या है? विविड क्या होता है? विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर्स। अब मैं ब्राइट कलर्स अगर आपको दिखाऊं ना, तो ब्राइट कलर्स ना ये होते हैं, ये देखो ये ब्राइट कलर्स है, ग्रीन है, बड़े बड़े प्यारे प्यारे से कलर्स है। तो ऐसे ब्राइट कलर्स, अच्छे से कलर्स जो हमें बहुत लाइक सूदिंग से इफेक्ट देते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, तो उनको ब्राइट कलर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स क्या होती है? इस तरीके से जो धारियां होती हैं उनको स्ट्राइप्स कह देते हैं। ओके, जो टाइगर है ना, टाइगर की जो स्ट्राइप्स है वो कैसे कलर की होती है? ऑरेंज और ब्लैक कलर की। जो उसका कोट होता है, जो उसका फर होता है। तो यहाँ पर जो टाइगर है, हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइगर की। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वो फॉलो कर रहा है, वो चल रहा है अपने विविड स्ट्राइप्स में, अपने जो उसकी स्ट्राइप्स बनी हुई है बॉडी पर, उनके साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज। साफ साफ पता चल रहा है कि ये स्टैंजा किसके बारे में है? भाई केज के बारे में है। केज के बारे में है। केज में जो बंद है ना टाइगर, जो बिल्कुल हेल्पलेस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज। फ्यू क्यों कहा? फ्यू क्यों कहा गया? फ्यू इसलिए कहा गया क्योंकि जो फ्यू है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब अगर वो चल रहा है तो क्या वो ओपन एरिया में चल रहा है? नो। ओपन एरिया उसके लिए क्या है? फॉरेस्ट है, जंगल है। ओपन एरिया नहीं है, यहाँ पर फ्यू स्टेप्स है। फ्यू स्टेप्स का मतलब होता है जैसे कोई एक छोटा सा रूम बना दिया, एक छोटी सी केज हो गई, मतलब उसके पास रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ही इज नॉट एबल टू मूव एंड ही इज नॉट फ्री टू मूव इन एन ओपन एरिया बिकॉज ही इज बिहाइंड द बार्स। ही इज बिहाइंड द बार्स। ओके, on pads of velvet quiet. What is pads here? Pads यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? हेयर पॉज ऑफ द टाइगर। टाइगर के जो पंजे होते हैं, टाइगर के जो पंजे होते हैं उनको क्या कहा है? लाइक क्या कहा है उनको? पॉज कहा है, पैड्स कहा है। ऑफ वेलवेट। वेलवेट क्या है बच्चा यहाँ पे? वेलवेट होता है एक तरीके से फैब्रिक। देखो वेलवेट मैंने लिखा है, फैब्रिक जो स्मूथ होता है, बड़ा सिल्की होता है, सॉफ्ट होता है। ओके, जैसे शादी में जाते हैं ना, किसी भी मैरिज में जाते हैं, तो जो वो कारपेट्स बिछे रहते हैं वो वेलवेट के कारपेट्स होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनमें चलने में, जिससे कि आवाज नहीं आती, बिल्कुल भी चलने की आवाज नहीं आती। तो वेलवेट यहाँ पर किसके लिए स्टैंड हो रहा है? ब्राइट लाइक वेरी स्मूथ और सिल्की फैब्रिक के लिए। तो इतने सॉफ्ट से उसके पैर हैं। क्वाइट। क्वाइट क्या होता है? बिल्कुल शांत। अब वो शांत क्यों है? टाइगर को आप इमेजिन कर सकते हो कि वो शांत होगा। टाइगर यहाँ पर शांत क्यों है? बिकॉज ही इज नॉट एबल टू शो हिज पावर। He is not able to terrorize the people. He is not able to scare the people. That is why he is quiet. He is like बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम है वो in his quiet rage. लेकिन कैसा quiet है? Rage के साथ। Rage क्या होता है? Anger. गुस्सा आ रहा है उसको, लेकिन वो बिल्कुल शांत है because he is kept in a cage and he is there in a zoo. So this is the first stanza. He stalks in his vivid stripes, the few steps of the cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. Okay. अब यहाँ पर हम साथ के साथ अगर बात करें जो हमारी राइमिंग स्कीम है उसकी भी बात कर लेते हैं। साथ के साथ क्या राइमिंग स्कीम है देख लेते हैं। अगर मैं इसको नाम दूं he stalks in his vivid stripes, तो हम इसको A कह देते हैं, ठीक है। After that the few steps of the cage, cage को हम कह देते हैं B, और pads of velvet quiet ये क्या कह देते हैं हम? C, and in his quiet rage, rage और cage एक जैसे, A B C B. This is the rhyming scheme of the first stanza. Now let us move towards second stanza. Second stanza में क्या कहता है? He should be lurking in shadow. Should be आ गया बच्चों, should be केज में तो वो बंद है, वहां यहाँ पर शुड भी नहीं आया बिकॉज ऑलरेडी वो केज है, ऑलरेडी वो जू में है, ठीक है। पोएम का टाइटल यही है कि जू में है। अब यहाँ पर शुड भी कह रहा है पोएट हमें कि भाई वो कहाँ होना चाहिए था? शेडो में। अब शेडो कहाँ होती है? केज में? नो, कहाँ होती है? जंगल में ना, फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर आप जंगल कह सकते हो, वुड्स में कह सकते हो, फॉरेस्ट में कह सकते हो। He should be, again ही कौन है यहाँ पे? टाइगर है। Lurking in shadow. What is lurking here? Lurking means hiding to wait for prey. मतलब उसको कहाँ होना चाहिए था? जंगल में होना चाहिए था, जहां पर वो छुपा रहता। किसके लिए? अपने शिकार के लिए, अपने प्रे के लिए, शेडो में। डिस्कवरी चैनल्स आपने देखे होंगे, मूवीज आपने देखी होंगी,
तो आप देखते हो कभी जो ये टाइगर होता है बहुत शांत शांत धीरे धीरे जो है बड़ी से जो हर्ब्स होती हैं, बड़े से जो हमारे आप कह सकते हो श्रब्स होती है, झाड़ियां होती है, उनके पीछे जाकर छुप जाता है ना। किसके लिए? कि भाई कोई शिकार आएगा, कोई भी एनिमल आएगा तो मैं उस पर क्या करूंगा? अटैक करूंगा। तो यहाँ पर क्या है? ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज। को कहाँ होना चाहिए? शेडो में। शेडो किसकी? फॉरेस्ट की। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग अगेन, वो अपने आप को हाइड करता हुआ दिखाई दे। कहां पर? लॉन्ग ग्रास में, जो बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं उसके पीछे वो जाकर बैठ जाए, जाकर छुप जाए। ओके, लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। ये वाटर होल क्या है यहाँ पर? वाटर होल क्या है? वाटर होल यहाँ पर यूज हुआ है किसी वाटर बॉडी के लिए। जैसे जंगल में कोई पॉन्ड्स होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं बने हुए, छोटी छोटी नदियां होती हैं, नहरें होती हैं, तो वहां पर क्या होता है? जो रेस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं वो क्या पानी पीने के लिए आते हैं, है ना। जैसे डियर हो गया, या आप कह सकते हो कि और भी एनिमल्स होते हैं वो आ जाते हैं, रैबिट हो गए, तो वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो वो बिल्कुल उनकी ताक में है कि भाई कोई भी आएगा ना एकदम से क्या करूंगा? झपट्टा मारूंगा, अटैक कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। कहां पर छुपा हुआ है? बिल्कुल वाटर होल के आसपास। Where plump deer pass। ये प्लम क्या है? अब प्लम इज यूज्ड हियर फॉर डियर, और प्लम का मतलब होता है वेल फेड। वेल फेड, मोटा ताजा, फ्लैशी, ठीक है। मोटा ताजे को क्या कहते हैं? प्लम। फ्लैशी जिसको कहते हैं डियर पास। जहां से कौन गुजरता है? अक्सर डियर गुजरता है। बिकॉज वाई poet has used here animal only deer? Because deer is one of the favorite food, favorite animal, favorite prey of a tiger. Just because he is fleshy and he is plumpy, he is well fed. That's why he selected deer for his prey. So I hope कि दो स्टैंड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जल्दी से राइमिंग स्कीम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या हमारी राइमिंग स्कीम है यहाँ पर। इसको हम नाम दे देते हैं क्या? अगर मैं ये कहूं कि डी, और ग्रास है तो इट इज ई। आफ्टर दैट शेडो, ई, इट्स एफ, एंड पास, ग्रास, पास, तो ये हमारा ई हो गया। क्लियर? राइमिंग स्कीम देनी है आपने, आप अल्फाबेट चेंज कर सकते हो, एबीसी जरूरी नहीं होता, आप आगे भी कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड विद द थर्ड स्टैंजा बच्चों। He should be snarling. Again should be है तो क्या बता रहा है? किसको सिंबलाइज कर रहा है? भाई ऐसा होना चाहिए जो नहीं है। The tiger in the zoo is really very sad. He is sad. He is unhappy. He is disappointed just because he is in a cage. He is in a zoo for us only. And who is responsible for these all things? We the human beings again. सब सारी चीजें ना हम ही गलत करते रहते हैं और हम ही है जो सही भी करते हैं। तो यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि भाई हम सब एनिमल्स को एक तरीके से फ्रीडम क्यों नहीं दे रहे, उनको लिबरल क्यों नहीं बनाते, उनको कहाँ होना चाहिए? उनका घर होता है क्या? नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल सराउंडिंग, जबकि हमने उनको क्या कर लिया? कन्फाइन कर दिया है, बंद कर दिया है, कैद कर दिया है। जैसे किसी कैदी को जेल में बंद कर देते हैं, इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं, ऐसे यहाँ पर कौन है? टाइगर। जबकि टाइगर एक जंगल का राजा होता है, उसको भी हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया है। उसको छोड़कर देखो कभी जंगल में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस। स्नैलिंग क्या होता है बच्चे? स्नैलिंग होता है वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स, दहाड़ना, दहाड़ना। ओके, जब कभी होता है ना ऐसे डायलॉग सुनते थे, शेर आ गया, सो जा बच्चे शेर आ जाएगा, तो ऐसे मतलब कि शेर का जो एग्जाम्पल होता है, टाइगर का एग्जाम्पल होता है, वो डराने के लिए होता है बच्चों को। तो टाइगर जो है इतना डेंजरस होता है, इतना फायर्स होता है, इतना टेरराइज करता है, इतना डराता है। ओके, ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस। उसको कहाँ होना चाहिए? घरों के पास। स्नैलिंग डराना चाहिए उसको वार्निंग साउंड देना चाहिए। एट द जंगल्स एज। जंगल्स एज मतलब जंगल से, जंगल के जो आसपास जो घर बने हुए हैं लोगों के। बेयरिंग इज वाइट फैंग्स। बेयरिंग इज वाइट फैंग्स का मतलब क्या है? बेयरिंग देख लेते हैं। बेयरिंग बना है बेयर से, और बेयर क्या होता है? यहाँ पर आ जाएगी अनकवर्ड, अनकवर्ड। ओके, व्हाइट क्या है? यहाँ पर व्हाइट कलर के लिए यूज हुआ है। और फैंग्स क्या होते हैं बच्चों? दांत, केनाइन्स। जो एनिमल्स के जो केनाइन्स होते हैं, जो लाइक दांत होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, वो शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, वहां पे लिखा हुआ है शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, जो बहुत शार्प होते हैं, बहुत ही जिनसे वो हमला करते हैं, जिनसे वो अटैक करते हैं। ओके,
आफ्टर दैट हिज क्लॉज, और क्लॉज क्या होता है? हॉर्नी नेल। जैसे नेल्स है हमारे ह्यूमन बींग्स के सिंपल नेल्स है, अब उनके क्या होते हैं? हॉर्नी नेल्स होते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके घर में पेट्स है, कैट है, कैट फैमिली का होता है ना, ये जो टाइगर होता है, तो उनके जो नेल्स होते हैं बड़े हॉर्नी होते हैं। हॉर्नी कहते हैं बड़े शार्प, जिनसे ये जो नेल्स हैं उनके लिए किस लिए रखे गए हैं, किस लिए भगवान ने दिए हैं? कि भाई जिनसे वो अपना बचाव कर सकते हैं, उनका अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या हमला कर सकते हैं दूसरे के ऊपर, अगर उनको लगता है कि भाई हमें कोई हर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्लॉज उनको कहा गया है। अगर आप देखें अपने पेट्स को, अगर आपके पास डॉग है तो उसके भी हॉर्नी नेल्स होते हैं, है ना, और टाइगर भी तो उससे भी ज्यादा होंगे, तो उसको कहा है क्लॉज। अब नाइक bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, इन सब से वो क्या करे? टेरराइज करे। मतलब किससे करे? व्हाइट फैंग से और क्लॉज से। किसको टेरराइज करे? टेरराइज क्या होता है? डराना, स्केयर करना, डराना। किसको? विलेजर्स को, जो आसपास के गांव के लोग हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 स्टैंजास कवर हो गए हैं। फर्स्ट स्टैंजा इट इज गिविंग अस द लाइक क्वालिटीज की वो केज में बंद है। सेकंड स्टैंजा हमें बताता है कि यहाँ पर जंगल के लिए कहा कह रहे हैं पोएट कि भाई वो जंगल में होना चाहिए, तो वो ऐसे करता है जो जंगल का टाइगर होता है। और थर्ड भी हमारा किसके लिए है? जंगल के लिए ही है। अब जल्दी से फोर्थ स्टैंजा की बात करेंगे कि फोर्थ स्टैंजा में क्या अब बात करते हैं फोर्थ स्टैंजा की। देखो फोर्थ स्टैंजा में क्या है? अब बट हैज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब यहाँ पर ही किसके लिए यूज हो रहा है? फिर से टाइगर के लिए, पोएट के लिए नहीं। तो ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लॉक्ड क्या होता है? लॉक्ड किसको कहते हैं? बंद कर देना, ताले में बंद कर देना, ताला लगा देना, है ना। इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट क्या है बच्चे? कंक्रीट होता है बिल्डिंग मेड ऑफ सीमेंट या ब्रिक्स, उसको हम कंक्रीट कहते हैं। सेल, सेल क्या होता है? केज के लिए यूज हुआ है यहाँ पर सेल। मैंने आपके लिए ना एक छोटी सी केज बनाई है, एक ऐसी ड्राइंग बनाई मैंने और थोड़ा सा आपको बताने के लिए। तो इसको केज इमेजिन कर लो कि केज है और जैसे वो जेल होती है, ठीक है। तो बट हैज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो स्टैंजा है ये किसको क्लियर कर रहा है? किसको बता रहा है? केज वाले स्टैंजा को बता रहा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड हिज बार। अब अगेन यहाँ पर हिज कौन है? His is tiger here and his strength. What is his strength? Strength is his power. उसकी जो पार है, वो जो उसकी जो ताकत है, बिहाइंड बार्स। बार्स का मतलब कि जो जेल है उसके पीछे उसकी ताकत कैद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज एंड ही इज अगेन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। व्हाट इज स्टॉकिंग? स्टॉकिंग इज लाइक फॉलोइंग, स्टॉकिंग इज लाइक वॉकिंग the length of his cage. It means that this line wants to say us that the tiger is measuring the length of his cage because he only has a restricted area to move. Because he is in a cage, he is behind the bars. Whereas if we talk about the tiger of a forest, he has an open area, he has a natural habitat. So वहां पर कोई भी ऐसा नहीं होता कि वहां पर जो इतना सा उसका एरिया है। नेक्स्ट, इग्नोरिंग विजिटर्स। और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? बताओ क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है किसको? विजिटर्स को। विजिटर्स कौन है? मैं, आप, हम सब अगर उसको देखने के लिए जाते हैं, किसको? टाइगर को, जू में। मतलब वो बहुत ही सैड है, अनहैप्पी है, बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। ही डोंट वांट टू सी अस। व्हाई? बिकॉज ही इज केज्ड एंड ही इज एन एनिमल, ही इज द जंगल, ही इज द फॉरेस्ट, ही इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। और उसी को जो है क्या कर दिया है? जू में हम सब ने बंद कर दिया है। तो वो बिल्कुल अनहैप्पी फील कर रहा है, बिल्कुल सैड फील कर रहा है कि भाई मैं किसी के सामने आना ही नहीं चाहता, और इग्नोर कर रहा है वो हम लोगों को। इग्नोर क्यों कर रहा है? बिकॉज किसको दिखाएगा ना पावर अपनी? किसको? अब जंगल में जाकर देखो, जंगल में हम कितने डरते हुए जाते हैं, जबकि जू में हम क्या जाते हैं? जू में हम बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है ना कि जो जंगल का राजा है वो बंद हो गया है। तो ऐसे ही जो है जंगल के राजा को लग रहा है, शेर को लग रहा है कि भाई मैं किसके लिए बाहर आऊं, क्यों बाहर आऊं निकल कर। देखा आपने कभी कभी जू में जाते हैं तो समटाइम्स इट हैपेंस कि टाइगर है उस डेन में से अपने निकल कर ही नहीं आता, अपनी गुफा से, अपने केज से निकल कर ही नहीं आता। आप जू से वापस आ जाते हो, लेकिन आप जो है उसको देखने के लिए कितना क्यूरियस होते हो कि भाई एक बार उसका छोटा सा ग्लिम्स मिल जाए, एक बार झलक मिल जाए टाइगर की, बट मिलता ही नहीं है। इट मीन्स कि समवेयर ही इग्नोर्स अस। ओके, next we are moving towards, he hears the last voice at night. This is the fifth stanza of her poem.
He hears the last voice at night. Again, he कौन है यहाँ पर? टाइगर है। वो सुनता है last voice at night. किसकी? एनिमल्स की? No, not at all. किसकी? जो जू के अंदर एनिमल्स है उनकी आवाज ही सुन पाता है वो। और लेकिन यहाँ पर वो किसकी आवाज के बारे में बात कर रहे हैं पोएट? लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। ये देखिए मैंने आपके लिए पेट्रोलिंग कार्स बनाई है, जो पुलिस की कार्स होती है, जो पेट्रोलिंग। अब पेट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता कि पेट्रोल भरने के लिए जो वो कार्स घूमती रहती हैं, या पेट्रोल जिसके पास पेट्रोल नहीं है उनको देने के लिए जो कार्स घूमती रहती है, इसका मतलब ये नहीं है। पेट्रोलिंग कार्स होता है गार्डिंग कार्स, जो गार्ड करने के लिए, जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कार्स घूमती रहती हैं, ठीक है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो घूमती रहती है, और उनको हम पेट्रोलिंग कार्स कहते हैं। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। हियर अगेन द पोएट सेज दैट द टाइगर इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स एंड स्टेयर्स। यहाँ पर स्टेयर्स है ये, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। वो मतलब स्टेयर कर रहा है, देख रहा है। कीप लुकिंग किसकी तरफ? ब्रिलियंट आईज की तरफ। जो ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग स्टार्स है, जो तारे हैं चमकते हुए, वो सिर्फ उन्हीं को देख पा रहा है। बिकॉज ही इज नॉट इन अ फॉरेस्ट, ही इज नॉट इन द जंगल, एंड ही इज नॉट फीलिंग हैप्पी, ही इज सैड इनफ that he don't wants to see anywhere. He is confined in a cell, he is bounded, he is restricted, he is powerless, he is helpless. Many words are there. बहुत सारे words हम उसको बता सकते हैं टाइगर के बारे में। And stares with his brilliant eyes. Brilliant क्या है यहाँ पर? Brilliant यहाँ पर इंटेलिजेंसी के लिए नहीं यूज हुआ है, जीनियस के लिए यूज नहीं हुआ है, नॉलेज के लिए यूज नहीं हुआ है। जबकि ब्रिलियंट किसके लिए यूज होता है यहाँ पर? किसके लिए? हेयर शाइनिंग के लिए। मतलब आपने देखा होगा एनिमल्स की जो आईज होती है ना, हम वो रात को देख पाते हैं, वो बड़ी शाइनिंग रहती हैं, चमकती रहती हैं। हम ह्यूमन बींग्स में वो क्वालिटी नहीं होती, वो रात को अंधेरे में भी देख पाते हैं, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। हम जब रात को देखना चाहेंगे तो हमें लाइट की जरूरत है ना। तो उनके पास ये इतना ऐसी सेंस होती है कि वो रात को भी देख पाते हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। वो कहते हैं कि मैं ब्रिलियंट आईज से देख पा रहा हूं एट द ब्रिलियंट स्टार्स। एट द ब्रिलियंट स्टार्स मीन्स शाइनिंग स्टार्स। सो विद दिस द stanzas of the poem are over, and here we have read that the tiger in the zoo who is behind the bars, who is like a prisoner, जैसे उसने कोई एक तरीके से क्राइम कर दिया हो, उसको जो है बिहाइंड द बार्स रखा जा रहा है, जस्ट फॉर आवर सेक, जस्ट फॉर आवर एडवेंचर, जस्ट फॉर आवर एंटरटेनमेंट, एंड दिस थिंग इज वेरी रॉन्ग because animals also have the right to liberate themselves, they also have the right to free themselves, and they also want to enjoy their freedom. But what we human beings have done, we have bounded their freedom. We have cut their arms, cut their legs, and we are not making them to move. Okay, this all is about the poem. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया से मैंने सारे वर्ड्स लिखे हैं आपके लिए, ताकि आप वर्ड मीनिंग्स क्लियर कर पाए। नेक्स्ट इसकी राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो राइमिंग स्कीम इसकी रहेगी ABCB, अगेन ABCB इन सेकंड स्टैंजा, थर्ड ABCB, अगेन ABCB, एंड एट द लास्ट ABCB. ओके, और ये बात भी किसके लिए थी? केज के लिए थी. तो अब पोएटिक नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस, अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं तो देखो लिटरेरी डिवाइसेस में क्या है ना कि लिटरेरी डिवाइस को पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं. ठीक है, अब देखो हमने बहुत सारे स्टैंजास कवर किए. टाइगर इन द जू की अगर मैं बात करूं तो टाइगर इन द जू क्या है भाई? जो एनिमल, जो टाइगर है वो केज्ड है, वो बिल्कुल केज में बंद है और वो हैप्पी नहीं है, डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, ही इज नॉट वेल इन द सेंस ही इज नॉट फीलिंग हैप्पी, he is not satisfied, he is not free to move here and there, and he is not living in his natural habitat. है ना, यही पोएम के अंदर हम यही पढ़ रहे हैं बार बार. जॉर्ज लॉरेंस ने बहुत अच्छे तरीके से पोएम लिखी है. और पोएटिक डिवाइसेस में ना अक्सर आपको बहुत दिक्कत रहती है कि पोएटिक डिवाइसेस मैम क्या है, कैसे समझे, कैसे करें. देखो बहुत आसान से तरीका बताती हूँ, और घूम फिर के ना एक दो पोएटिक डिवाइसेस वही होती है, मतलब 3-4 पोएटिक डिवाइसेस, और अगर आप एक बार अच्छे समझ लो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. अब पोएटिक डिवाइसेस है क्या, उनके बारे में बात करते हैं. स्टैंजा बाय स्टैंजा आगे बढ़ेंगे. अगर मैं बात करूं पर्सोनिफिकेशन की, बच्चों पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? देखो मैंने तो वैसे लर्न किया है भाई, पर्सन, इससे आइडेंटिफाई कर लो जो पर्सन जैसा हो, मतलब जिसके अंदर किसकी क्वालिटीज हो, पर्सन की.
ठीक है, जिसको किसके जैसा बताया जाए, पर्सन के जैसा बताया जाए। अब देखो यहाँ पर ही, वैसे तो आमतौर पर हम क्या देखते हैं, जनरली हम क्या देखते हैं कि कोई भी स्टोरी होती है, कोई भी पोएम होती है, उसमें जो कोई भी ही है ना, वो एक कैरेक्टर के लिए यूज होता है, एक लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। एग्री? अब यहाँ पर ही किसके लिए यूज हो रहा है, टाइगर के लिए। और उसकी जो एक्टिविटीज हैं, जो उसके डेली कोर्स है, जो मतलब वो काम कर रहा है, जो उसके एक्शंस है, वो आपको कैसे लग रहे होंगे, बिल्कुल हम सब इंसानों के जैसे। अब वो his talks in his vivid stripes, in his quiet rage, ये किसकी क्वालिटीज है, सिमिलरिटी किससे मिल रही है, किसके जैसी, ह्यूमन बीइंग के जैसी। और he should be snarling around houses, उसको वहां होना चाहिए, bearing his white fangs, his claws। जहां पर मैंने ब्लू सर्कल किया है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन को, मतलब कि पर्सन की क्वालिटीज बताई जा रही है यहाँ पर। ओके, बिल्कुल भी नहीं इससे घबराना कि भाई जब ऐसा कभी कोई केस होगा तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन आएगा, जिससे हम किसी ऐसी चीज की सिमिलरिटीज डिस्कस करते हैं, बताते हैं, उसके जैसे बताते हैं, या उसके जैसे बताते हैं जिसमें आप कह सकते हो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो कोई, या फिर जो ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटी होती है। बस आप ये याद रखो। नेक्स्ट आपके पास एंजैबमेंट। अब ये एंजैबमेंट क्या होता है, ENJAMBMENT। एंजैबमेंट क्या होता है, एंजैबमेंट वो होता है जहां पर किसी की भी लाइन के आगे कोई भी पॉज नहीं आता, कोई भी पॉज नहीं आता, और उसका मीनिंग जो होता है ना, उसका जो रिलेशन होता है, उसका जो कहीं ना कहीं सेंटेंस है फर्दर, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एंजैबमेंट। यहाँ पर ये एंजैबमेंट है, कोई भी फुल स्टॉप नहीं है या कॉमा नहीं है। उसके बाद एंजैबमेंट कहाँ है, यहाँ पर एंजैबमेंट है, यहाँ पर एंजैबमेंट है। देख रहे हो ना कि कोई भी कॉमा नहीं है, कोई भी फुल स्टॉप नहीं है। तो आपको अक्सर oftenly you will came across with this to this enjambment। बहुत ज्यादा यूज होता है ये पोएम के अंदर, एंजैबमेंट कहते हैं। भाई मैंने तो कैसे याद किया था, जैम लगा देता है ये। जैम लगता नहीं है, मतलब कि एक तरीके से जैम लगना इन द सेंस कि यहाँ पर जो है फुल स्टॉप या कॉमा नहीं होता। ठीक है, जैम उस चीज के लिए मैंने यूज किया। उसके बाद इमेजरी। इमेजरी क्या होता है बच्चों, इमेजरी यूज होता है जब यहाँ पर हम सीन इमेजिन करने लगते हैं, कोई भी सीन हम इमेजिन करने लगते हैं, और वहां पर इमेजरी यूज होता है। इमेजिनेशन से बना है इमेजरी। ठीक है, अब जैसे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको कहाँ होना चाहिए था, ये हमारी इमेजिनेशन है, ये हमारी इमेजिनेशन है। मुझे कनाडा होना चाहिए, मुझे अमेरिका होना चाहिए, मुझे इतने मार्क्स लाने चाहिए, ये मेरी इमेजिनेशन है। ठीक है, इमेजिन कर रही हूं मैं। अब यहाँ पर और क्या हो सकता है, इमेजिनेशन ही बट इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब ऐसा बना दिया है कि जैसे वो कंक्रीट सेल में बंद है, जबकि वो कंक्रीट सेल में एक तरीके से कंक्रीट सेल में इमेजिन कर रहा है ना नरेटर यहाँ पर। जो टाइगर के लिए यूज हो रहा है ना कि वो एक कंक्रीट सेल में बंद है, और ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बार्स के पीछे है। जैसे कोई प्रिजनर होता है, जब उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है, जब उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, तो इस तरीके से इमेजिन हो रहा है। ओके, आप ये कह सकते हो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यहाँ पर वेलवेट जो है वैसे तो फैब्रिक के लिए यूज हुआ है, फैब्रिक को कहते हैं वेलवेट, लेकिन यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, टाइगर के लिए। जो टाइगर के जो पंजे हैं वो इतने ज्यादा सॉफ्ट है, सिल्की है, आप कह सकते हो इतने ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा नाजुक से है, वो डेलिकेट है, और वो ऐसे लग रहे हैं क्योंकि अगर कोई नेचुरल हैबिटेट में रहता है तो ऑब्वियसली उसके पैर जो कैसे रफ होंगे, पंजे कैसे हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो टाइगर है वो कैसा है, वेलवेट पॉज है उसके, वेलवेट पैड्स है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों ऑक्सीमोरॉन की। अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन में ना एडजेक्टिव्स का यूज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं, क्वाइट और रेज। देखो क्वाइट और रेज, भाई क्वाइट मतलब स्टिल, चुप रहना, जैसे मैम कहते हैं पुट फिंगर ऑन लिप्स, और रेज क्या होता है, एंगर, बड़ा ज्यादा गुस्सा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है कहीं ना कहीं। एक में एक्शन हो रहा है और एक में एक्शन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन यूज हो गया। उसके बाद बात करते हैं एलिटरेशन की। अब एलिटरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये रहा एलिटरेशन, सी सी बी बी, है ना एलिटरेशन, कि भाई जो कॉन्सोनेंट्स है ना एक साथ यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा, दो एक या दो से ज्यादा, एक तो नहीं, दो या दो से ज्यादा जब एक साथ यूज होते हैं कॉन्सोनेंट्स, सिर्फ अल्फाबेट नॉट वर्ड। अगर वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब रिपीटिशन होगा, तो उसको कॉन्क्रीट उसको कहेंगे क्या, हम एलिट्रेशन कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, बिहाइंड बार्स है, तो बी बी ब का साउंड आ रहा है, तो इस केस में एलिट्रेशन होता है। बाकी कहीं पर भी आपको एलिट्रेशन देखने को देखो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
देख सकते हो आप, कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद हम बात करें किसकी, अब हम सीधा चलते हैं, एलिट्रेशन हो गया हमारा, मेटाफर पर आ जाइए। अब देखो मेटाफर क्या है यहाँ पर, मेटाफर यहाँ पर है सॉफ्टनेस ऑफ द टाइगर्स पॉज इज कंपेयर टू द सॉफ्टनेस ऑफ वेलवेट फैब्रिक, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है ये। मतलब मेटाफर क्या है बच्चों, जब जो सॉफ्टनेस है ना टाइगर्स के पॉज की, ये दी टाइगर्स के पॉज की सॉफ्टनेस, पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट इज कंपेयर टू द सॉफ्टनेस ऑफ वेलवेट फैब्रिक। मतलब जो टाइगर के पॉज है, जो पैर है, उसके जो पंजे हैं, उनको किसके जैसे बताया है, वेलवेट की जैसा। इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो रहा, बताया है उसके जैसा। और डायरेक्ट कंपैरिजन हमेशा वहां होता है जहां पर सिमिली का यूज होता है, जहां पर एज और लाइक आ जाता है। मतलब आपको डायरेक्ट दिखाई देता है कि भाई उसके जैसा बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो है चोरी चोरी बताया जाता है, बिल्कुल मतलब सामने नहीं आता। ठीक है, उसको कह देते हैं हम मेटाफर। मेटाफर होता है उस केस में इनडायरेक्ट कंपैरिजन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है हमारे पास ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है, साउंडिंग वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे साउंडिंग वर्ड क्या आया, यहाँ पे साउंडिंग वर्ड आया स्नैरलिंग। स्नैरलिंग किसका साउंडिंग वर्ड है, टाइगर का, मतलब दहाड़ना, रॉरिंग, दहाड़ मारना। तो ये इस तरीके के जब वर्ड्स आते हैं ना किसी पोएम के अंदर, तो वहां पर क्या है, ओनोमेटोपोइया यूज होता है। उसको साउंडिंग वर्ड भी कहते हैं, और ये किसी एनिमल के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ओनोमेटोपोइया। इस ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है ओनोमेटोपोइया, जिसमें हम साउंडिंग वर्ड के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हम बात करें किसकी, यस, कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। देखो कॉन्सोनेंट्स क्या है, अब कॉन्सोनेंट्स बन किससे रहा है भाई, कॉन्सोनेंट से। मैंने एबीसीडी पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी है। एबीसीडी में क्या होता है, A to Z कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26, जिसमें कि वॉवल्स बेचारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये माइनस कर दो तो 21 क्या बने हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। नहीं, तो कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट्स। अब जब देखो जो स्टेटमेंट ऐसे देखना है हमें हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक देखना होता है। जिस भी स्टेटमेंट में, जिस भी फ्रेज में, जिस भी लाइन में मैक्सिमम कॉन्सोनेंट्स का यूज होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। मैक्सिमम कॉन्सोनेंट्स का यूज होता है। अब जैसे हम बात करें कॉन्सोनेंट्स की, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर सकते हैं, यहाँ की बात करते हैं। चलो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, मतलब कि कॉन्सोनेंट्स का जो साउंड होता है। अब देखो यहाँ पर एस का यूज हो रहा है, स्टॉक्स, यहाँ पर भी एस आ गया, हिज, उसके बाद स्ट्राइप्स, स, यहाँ पर भी स। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं एसोनेंस की। एसोनेंस वॉवल के लिए यूज हो रहा है, ई आई ओ यू, यहाँ पर मैक्सिमम यूज होता है ये। अगर मैं बात करूं तो ये रहा, बेयरिंग हिज वाइट हिज क्लॉथ्स, बेयरिंग आई आ गया, यहाँ पर भी आई है बच्चों, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। तो एक ही स्टेटमेंट में देखो कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर देखो, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, ये रहा, आई एंड आई अगेन। तो ये जो केसेस हैं, इसमें एसोनेंस और कॉन्सोनेंस का यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, ओ का, मैक्सिमम यूज हो रहा है, ओ ओ ओ। ठीक है, तो ये इसकी पोएटिक डिवाइसेस है। पोएटिक डिवाइसेस अक्सर हमें लगती रहती है कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से समझा रही हूँ और बहुत अच्छे से कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, बिल्कुल आपके जैसा बनकर समझा रही हूँ। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि अरे कहाँ से कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। आपको एक दो पोएम्स अगर आप पढ़ोगे ना, अगर आप जानोगे, पोएम्स पढ़ोगे, अभी एक दो पोएम्स और करोगे, बॉल पोएम हो जाएगी, टाइगर इन द ज़ू है, डस्ट ऑफ स्नो है, फायर इन द आइस है, तो आपको क्लियर होने लगेगा कि भाई पर्सोनिफिकेशन तो देखो यही यूज होता है, एंजाइनमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इनके ऊपर। यू विल गेट द क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ लाइक दीज, and literary device has been asked in the question. I have seen many of the question papers, so I must say कि आपको ये करना चाहिए कृपया। और हम डायरेक्टली अब चलते हैं किसके ऊपर, थीम के ऊपर। थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, एक बार ब्रीफली समराइज कर लेते हैं पोएम को। पोएम बहुत प्यारी है, टाइगर इन द ज़ू। ठीक है, शेर आया और उसके बाद करते हैं एमसीक्यूज। So we are talking about now what
सेंट्रल आइडिया या फिर आप कह सकते हैं थीम या फिर मैसेज ऑफ द स्टोरी कि हमारा पोएम क्या है, हमारी पोएम की स्टोरी क्या है, क्या हमने पढ़ा है अब तक। जॉर्ज लेस्ले नॉरिस ने लिखा है और अब बिल्कुल लास्ट में आ गए, हम समराइज कर लेते हैं कि क्या पढ़ा है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि क्या पढ़ा था। ठीक है, इसमें बहुत कुछ कवर हो जाएगा और इसमें एक मैसेज भी होता है। पोएम्स पता मुझे क्यों अच्छी लगती है, मुझे इसलिए पोएम्स अच्छी लगती है कि उसमें ना एक मैसेज होता है जो कहीं ना कहीं हमें ना लाइक टच कर जाता है, हर्ट टच कर जाता है कि भाई ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए आगे से। और इसमें भी ऐसा ही कुछ है क्योंकि नेम बड़ा प्यारा है, टाइगर इन द जू, और सामने एकदम देखते पता चल रहा है कि टाइगर इन द जू है, तो टाइगर जो जू में कैद है उसके बारे में है। मतलब पोएट दूसरी तरफ क्या कहना चाह रहा है कि भाई जू में मत रखो टाइगर को, टाइगर तो जंगल में अच्छा लगता है, जंगल का राजा जो है, और सारे जानवर जो है जंगल के ही होते हैं। ठीक है, वो तो अपने सेल्फिश नीड्स के लिए है, अपने आप कह सकते हो अपने फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उनको रखते हैं, अपने गार्ड करने के लिए, लाइक उनको सेफ गार्ड बनाकर, उनको प्रोटेक्टर्स बनाकर। बट कहीं ना कहीं है तो गलती। देखते हैं आगे क्या है, लेट्स सी। A Tiger in the Zoo by George Leslie Norris. इसको लेस्ली नहीं कहते, इसको लेस्ले कहते हैं। नॉरिस इज अ पोएम व्हिच टेल्स अस अबाउट द एगोनी। एगोनी क्या होता है, क्या कह सकते हो एगोनी को? सैडनेस। सैडनेस का सिमिलर वर्ड होता है एगोनी। एंड हेल्पलेसनेस। व्हाट इज हेल्पलेसनेस? मतलब एक तरीके से लाचार, ऐसा हाय जो मतलब बड़ा एक दूसरे किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। मतलब कहने को तो टाइगर है, टाइगर मतलब अगर आप मेरे सामने टाइगर आ जाए तो मैं डर जाऊंगी, डर के जाऊंगी, वो मतलब क्या करेगा वो उसको ही पता है। तो हेल्पलेसनेस का मतलब है कि आप ये कह लो कि एक तरीके से वो लाचार हो गया, उसकी जो पार है, उसकी जो शक्तियां हैं, उसको जो डर है, उसका जो फियर है, वो एक तरीके से हमने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया है ना। तो उसके बारे में पोएट यहाँ पर कहना चाहता है कि भाई वो नेचुरल हैबिटेट में अच्छा लगता है, जंगल का राजा है वो, किसी केज का राजा मत बनाओ उसको, जू का राजा मत बनाओ। ऑफ अ केज टाइगर दैट लिव्स इन अ जू, जो कहाँ रहता है, जू में रहता है। द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट इज लाइफ कुड बी। पोएट कहता है कि भाई उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मतलब उसकी लाइफ कैसी होती अगर वो जेल में, ये एक तरीके से जेल में ना होता। अब जेल क्या है उसके लिए, उसकी एक तरीके से केज, उसका पिंजरा। और like what his life could be if he had been a free animal, कि अगर तुम उसे छोड़ो, उसको जो है हैबिटेट में छोड़ दो, उसको फ्री छोड़ दो, फिर देखो ना कि वो कौन है, क्या है। The poet has tried to explain about the condition of animals. यहाँ पर पोएट ने जो कंडीशन है एनिमल्स की, उसके बारे में हमें बताने की कोशिश करी है। that are caged, जो caged हैं। caged किसने किया उनको? ह्यूमन बींग्स ने, for their fun and entertainment. Very sad. हम सब ने किया हुआ उनको अपने फन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। बड़े शौक से जाते हैं हम तैयार होके जू देखने, भाई चलो जू में चलते हैं, भाई चलो सर्कस में चलते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है, कभी हमने सोचा है कि हम किस तरीके से उनको हरास करते हैं, किस तरीके से उनको टॉर्चर करते हैं? गलत है, ये क्रूअल्टी है एक तरीके से। ये सिर्फ अपने फन के लिए, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। एनिमल्स को भी तो फ्रीडम चाहिए ना, एनिमल्स भी तो हमारे जैसे ही है। हमें फ्रीडम चाहिए। आपको देखो, आपको पढ़ना पड़ जाता है, या आपको लगता है कि अरे ये पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स आ गए, टेस्ट आ गए, या कहीं जाना नहीं है, एक टाइम बन जाता है। तो ऐसे ही एनिमल्स को अगर आप इस तरीके से कैद करके रखो तो आपने उनकी आजादी एक तरीके से बंद कर दी, खत्म कर दी है। तो पोएट यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो जानवर है, कुछ नेचर की जो क्रिएशंस है ना बच्चों, वो कैसी अच्छी लगती है? वो आजाद अच्छी लगती है, बिल्कुल आजाद। तो अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं? The poem gives us a message. Here poet wants to give us a message that no animal should be encased. Yes, absolutely. No animal should be encased. मतलब किसी को भी आप encase मत करो forcibly. Forcibly होता है जबरदस्ती, बिना किसी की इच्छा के। फोर्सिबली मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी आप कह सकते हो अपनी फुलफिलमेंट के लिए। एंड नेक्स्ट इज like humans, हम सब के जैसे all the animals also love freedom. All animals they also love freedom. उनको भी फ्रीडम, आजादी पसंद है। They love roaming around. उनको भी घूमना, इधर भागना उधर भागना पसंद है। In the forest, in the poem he heightens the contrast. पोएम में उन्होंने हाइटेंस किया है। हाइटेंस यहाँ पर हाइट से लिया गया है, और यहाँ पर हाइट जो रिलेट कर रहा है वो किसको रिलेट कर रहा है? टॉल या शॉर्ट को नहीं, बल्कि हाइट क्या है यहाँ पर कि ही इज लेइंग स्ट्रेस ऑन द कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? कंपैरिजन। बचपन
फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। फ्रीडम आपको पता ही है, आजादी, जो कहा है जंगल में, क्योंकि जब मैं आपको स्टेंजर्स पढ़ा रही थी तो उसमें आपने देखा था ना कि स्टार्टिंग के जो 2 स्टेंजर्स थे वो जू के ऊपर थे और जो लास्ट के थे वो जंगल के लिए थे, फॉरेस्ट के लिए थे, वुड्स के लिए थे। तो यहाँ पर ना फ्रीडम को बताया है। एक तो फ्रीडम का कंपैरिजन लिया कि भाई फ्रीडम का टाइगर कैसा होता है, जो फ्रीडम गेन कर चुका है, जो जू में टाइगर है वो कैसा है, और जो टाइगर कहाँ पर है, नेशनल हैबिटेट में जो टाइगर है वो कैसा है। एंड कैप्टिविटी, अब कैप्टिविटी किससे बना है, कैप्चर करना, किसी को बंद कर लेना, किसी को ट्रैप कर लेना, फंसा देना। नेक्स्ट, He shows us the love for freedom। वो हमें क्या दिखाता है, एक हमें जो मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर लेसन नॉरिस, वो कहते हैं कि he shows us the love for freedom, कि यहाँ पर जो पोएट हमसे कहना चाहते हैं कि भाई फ्रीडम क्या है, फ्रीडम के प्रति लव क्या है, इज अ मॉरल या फिर कह दो नेचुरल इंस्टिंक्ट। एक मॉरल इंस्टिंक्ट भी, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी है। मॉरल होता है कि हमारा अधिकार है इसके ऊपर, आप जबरदस्ती हमें पिंजरे में बंद नहीं कर सकते। वो तो हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम हम एक तरीके से उनको वो कुछ आप कह सकते हो ना कि ह्यूमन बीइंग ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से जो है वो एनिमल्स वीक हैं, तो वो एक तरीके से हम उनको अपने फायदे के लिए, अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए वहां पर जो बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। और जो फ्रीडम होता है ना, फ्रीडम तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जैसे हमारी हैबिट है, हमारे हमारे ब्लड में एक फ्रीडम की भी फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप पढ़ते हो, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो एग्जाम्स है या फिर आप कह लो कि एक टाइम स्केड्यूल होता है, आपका एक टाइम टेबल चल रहा होता है, देन समटाइम्स यू फील दैट नाउ काफी देर हो गई है, होम टास्क हो गया, होमवर्क हो गया, एवरीथिंग हैज बीन डन, नाउ व्हाट यू फील फॉर, क्या चाहिए होता है आपको, फ्रीडम चाहिए होता है। चलो टीवी देख लेते हैं, चलो मूवी देख लेते हैं, चलो बाहर चले जाते हैं, टेरेस पे चले जाते हैं, ऐसे होता है ना आपको। लेकिन अगर सोच के देखिए, अगर कोई जानवर और टाइगर जैसा जानवर अगर बंद है पिंजरे में, तो क्या हमने उसकी फ्रीडम को नहीं रोका? बिल्कुल रोका है। हमने उसकी फ्रीडम को क्या कर दिया है, कन्फाइन कर दिया है, हमने उसकी फ्रीडम को खत्म कर दिया है। उसकी यहाँ पर पोएट हमसे एक तरीके से अपील कर रहे हैं कि डोंट डू दिस, दिस इज लाइक अ क्रूअल्टी, दिस इज लाइक अ ब्रूटलिटी। ओके, दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम। नाउ वी आर स्ट्रेटली मूविंग टुवर्ड्स द एमसीक्यूज। ये देखो, ये जो एमसीक्यूज है, अभी लेटेस्ट जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है उसमें ये एमसीक्यूज है, देख लेते हैं क्या बात है। द वर्ड स्लॉश और थर्ड, अब ये जो कुछ वर्ड्स है, स्लॉश और थर्ड ना वर्ड्स है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ द ओनोमोटैपिक वर्ड्स फोनेटिकली। ओनोमोटैपिक तो एक तरीके से वो भी है ना, आपको पोएटिक डिवाइस में बताया था, स्नार्लिंग वाला। फोनेटिकली मतलब जनरली, रिजेंबलिंग द साउंड दैट दे डिस्क्राइब, मतलब एक साउंडिंग वर्ड्स हैं। चूज द ऑप्शन दैट फिट्स द गिवन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर इस पोएम से हमें रिलेट करके बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड आया था। बेरिंग आया था? नहीं आया था। बेरिंग तो क्या था? बेरिंग तो अनकवर्ड था, है ना। टेरराइजिंग था? बिल्कुल भी नहीं था। टेरराइजिंग तो डराना होता है, तो ये तो कोई साउंडिंग वर्ड है ही नहीं, और साउंड के लिए तो यूज ही नहीं हुआ। स्नैलिंग, स्नैलिंग का मतलब क्या है, एक तरीके से रोरिंग करना, दहाड़ने के लिए यूज हुआ था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अगेन यहाँ पर ही क्या है बच्चों, टाइगर है, कंक्रीट सेल में उसको बंद कर दिया गया। और ये पूरा का पूरा स्टेंजा ब्रिलियंट आइज तक है। और उन्होंने पूछा है द मेन कंट्रास्टिंग आइडिया सजेस्टेड बाय द एक्सट्रैक्ट इज दैट ऑफ। इनमें से ये जो पूरा का पूरा स्टेंजा है, इसमें 3 ऑप्शन दे दिए इन्होंने कि भाई आपको क्या लगता है कि स्टेंजा क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रहा है, स्ट्रेंथ ताकत और वीकनेस कमजोरी। देखते हैं आगे। नेचर और कल्चर, नेचर प्रकृति, कल्चर कोई भी रिलेट नहीं करता। उसके बाद क्या है, कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम। यस, कन्फाइनमेंट क्या होता है, बंद कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, जेल में डाल देना, बिल्कुल 4 दीवारी में कैद कर देना। और फ्रीडम क्या होता है, आजादी। तो क्या हुआ हमारा आंसर, यही तो हुआ। ये तो हो ही नहीं सकता ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस। चलो ठीक है, अगर ये आपको सिमिलर कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि भाई मैम ये क्यों नहीं हो सकता, तो हमेशा ना ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। आपका जो स्ट्रांगली, जो बिल्कुल एम्फेसिस ले कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग आपको लगेगा कि भाई ये मेरा एमसीक्यू बिल्कुल ठीक है, तो वो ये है बच्चों। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने वाले बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे वहां पर। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू मार्क द टिक, करेक्ट टिक। ओके, थर्ड वन इज पिक आउट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। नॉट एन एग्जाम्पल। समटाइम्स मैंने ये देखा है, बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अरे क्वेश्चन पेपर आ गया, अब जैसे प्री बोर्ड्स हैं या प्री बोर्ड्स होंगे, कोई भी बोर्ड्स हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, भाई क्वेश्चन पेपर आ गया, मुझे सब आता है, डज नॉट और नॉट पढ़ते ही नहीं है।
डज नॉट है या डज नॉट नहीं है, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान से, और पिक आउट द ऑप्शन दैट इज नॉट। अब देखो यहाँ पर ये पूछा है कि इनमें से नहीं होना चाहिए, मतलब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल किसका नहीं है, एलिटरेशन का। एलिटरेशन अभी बताया था आपको लिटरेरी डिवाइसेस में। एलिटरेशन क्या होता है, जब रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या मोर देन 2। आफ्टर दैट बिहाइंड बार्स, यस, बी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ब, सी कॉन्क्रीट सेल्स, ये भी है, व्हाइट हिल्स विद इज, W और H बिल्कुल ऑपोजिट है, एक दूसरे के कहीं पर भी मैच नहीं कर रहे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सो विद दिस आई हैव मेड this video which covers all the topics, subtopics of the poem, like central idea, MCQs, summarization you can say, and what word meanings. After that I must say poetic devices and the overview of the poem, की overview क्या है poem का, हमने क्या एक outline discuss करी थी। Hope you are getting me, hope you are like learning from this, एंड छोटी छोटी एफर्ट्स आपके लिए लेकर आती हूँ, छोटी छोटी चीजें लेकर आती हूँ, छोटी छोटी कोशिश आपके लिए करती हूँ कि आपका इंटरेस्ट और बढ़े, आप इसको देखें, जाने, और आपके लिए बहुत आसान हो जाए बोर्ड्स को फेस करना, या आपके स्कूल्स में अगर प्री बोर्ड्स हैं या बोर्ड के एग्जाम्स है, प्री बोर्ड्स है, प्री बोर्ड्स है, तो एंड वी ऑल्सो हैव टेलीग्राम चैनल ऑफ अस, सो यू कैन सर्च बाय माई नेम मैम अपराजिता, एंड विच एवर पोएम यू वुड लाइक टू सी यू कैन सी देयर, and notes are also available on the same channel, so keep liking us, keep sharing us, और उससे जाने से पहले अपना ध्यान रखिए, और थोड़ा प्री विंटर्स आ गई हैं, तो टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। अगर आप अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे, और दूसरा एग्जाम्स आ गए हैं तो अच्छे से पढ़िए, एंड टेक केयर। जय हिंद, टेक केयर।